Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट्स जो 2023 के थे उस पर मैं पार्ट 1 रिलीज कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैंने 10 जजमेंट्स डिस्कस किए थे। आज उसी के फर्दरेंस में मैं और 10 जजमेंट्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और कौन कौन से रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि इसमें से बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन एक ईयर इन रिव्यू हम कर रहे हैं क्योंकि साल जा रहा है 2023 हमारा। तो जाते जाते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट्स रहे हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं और भी जजमेंट्स लाऊंगी अलग अलग एरिया में, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज की कौन कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट थे 2023 के लिए। उसको बेशक आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जजमेंट्स, ये आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर वो लॉ रिलेटेड एग्जाम है तो आपके लिए जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होने चाहिए। तो अगर ये आपके लिए सेशन यूजफुल है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, अन अकेडमी नए साल पे नए अचीवमेंट्स लेके आ रहा है। जी हाँ, रिजॉल्व 2024 हमारे पास है, जिसमें कि यू कैन स्टार्ट योर 2024 प्रिपरेशन इन अ राइट वे, जिसमें आपको मिलेगा 35% ऑफ ऑन ऑल द क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस। इसके लिए आपको क्या करना है, तो यू हैव टू यूज माय कोड msing10 टू अवेल दिस ऑफर। आप अगर कोई भी महीने का प्लान लेना चाहते हैं, लाइक 4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, 18 मंथ्स का, आप अपने हिसाब से उस प्लान को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पे ऑफ चाहते हैं, और वो भी 35% ऑफ, जो बहुत रेयर होता है, जी हाँ ये न्यू ईयर पे है, तो डेफिनेटली मैं यही चाहूंगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। अगर आप क्लैट पीजी 2025 टारगेट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इस सब्सक्रिप्शन को जरूर ले लो। ये वाला कोड यूज करना मत भूलना, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर मुझसे पढ़ते भी हैं, आप जानते हैं मुझसे, तो आपको पता होगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ क्या। तो फॉर दैट सेक आप ये कोड यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि अचीवर्स बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है तो ज्यादा डिले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही का लॉस होगा। तो उस डिले को बचाने के लिए 15 दिसंबर से, क्योंकि हमारा ये बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस तब तक के मिल जाएंगे। बाकी फर्दर आप लाइव क्लासेस हमारी अटेंड कर सकोगे। आपको 350 प्लस लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। करना क्या है, अगेन ये वाला कोड आपको यूज करना है। तो जल्दी जल्दी से एनरोल करो 31 दिसंबर से पहले। 31 दिसंबर तक ही ऑफर आपका है। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, एंड साथ ही साथ इन क्लास पीडीएफ आपको डेली केस एनालिसिस का मिलता है, एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस तो होते ही होते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। अब बात करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहला, ऑलरेडी 10 जजमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, प्रीवियस वीडियो, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स मिल जाएंगे। पहला केस है आज का, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है। बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, आपने भी अब तक तो पढ़ ही लिया होगा। एक क्विक रिवीजन हम इसका करेंगे, जिसमें बेंच थी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब की, जस्टिस एमआर शाह की, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस सीमा कोहली एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा। क्या हुआ था इस केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसके पास लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर है ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल। अगर हम नेशनल कैपिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें तो उसको सरपास करते हुए जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है पूरे एनसीटी ऑफ दिल्ली पर, एक्सक्लूडिंग द मैटर्स। कौन कौन से मैटर्स पे नहीं होगा उसका एक्सरसाइज करने का पावर, तो वो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जजमेंट आपका क्लैट पीजी के पेपर में आया भी था, तो इसीलिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पढ़ना है। नाउ, लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे ही विल बी बाउंड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट के डिसीजन ओवर द सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम द पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन में चल रहा है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो कोर्ट ने कहा यहाँ पर कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बाउंड रहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के डिसीजन से एंड सर्विसेज के मामले पर। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शन में कौन है? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड प्लान। इफ सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड, अगर सर्विसेज को एक्सक्लूड करा जाता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डोमेन से अलग कर दिया जाता है, तो जो मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव हैं who are charged with formulating policies in the territory of NCTD would be excluded from controlling the civil service officers who implement such executive decisions, the court held. कोर्ट ने क्या कहा कि अगर इस तरह की सर्विसेज को हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डोमेन से हटाते हैं, इस डोमेन से अलग करते हैं, तो जो मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर चार्ज विद, उनके ऊपर चार्ज लगेगा फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज इन द territory of NCTD. They would be excluded from controlling the civil service officers who implement such executive decisions. कोर्ट का ओपिनियन था कि अगर ऑफिसर्स को ये फील होता है कि दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट कर देगा एंड गवर्नेंस को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इलेक्टेड आर्म ऑफ द गवर्नमेंट पे रेस्ट करनी चाहिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। मूविंग फर्दर, सेकेंड केस है यहाँ पे महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस का। ये केस आपका सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स का है। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस को लेके ये जजमेंट था। इसमें बेंच थी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की, जस्टिस एमआर शाह की, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा। अच्छा, एक और बात गाइस, मैं समवॉट एक सीरीज में चल रही हूँ। ये जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी वो आपकी शुरुआत से थी इस साल के, और धीरे धीरे हम साल के एंड तक आ रहे हैं। तो अगर इसमें कोई भी केस ऐसा है जो ओवर रूल हुआ है तो वो मैं अभी डेफिनेटली इसमें डिस्कस करूंगी। जैसे पिछली बार के वीडियो में एक केस था ग्लोबल मर्केंटाइल वाला, तो वो ओवर रूल हो गया है दूसरे केस में। तो पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले कौन सा केस आया, फिर जजेस ने कोर्ट में क्या कहा। अब उसके बाद अगर ओवर रूल हो रहा है, हुआ है, तो फिर हम उसको फर्दरेंस अभी और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा है हमारा मेन मोटिव इसको करने का। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या हेल्ड किया है कि इट कुड नॉट ऑर्डर द रेस्टोरेशन ऑफ द उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट को रेस्टोर करने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज ठाकरे हैड रिजाइन्ड विदाउट फेसिंग द फ्लोर टेस्ट। ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट को फेस करते हुए रिजाइन कर दिया है, तो अब हम इनको रिस्टोर नहीं कर सकते। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया टू यूज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 इन द मैटर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन इशू। जो डिस्क्वालिफिकेशन इशू होता है एंटी डिफेक्शन लॉ की, जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें वी डील विद द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेक्शन 102 और 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास मुद्दा जाता, अगर जा रहा था, जैसे 226 में हाई कोर्ट में जा रहा था, 32 में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम जो है 226 या 32 की पावर को एक्सरसाइज करने का अलाउंस नहीं दे सकते मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में। अकॉर्डिंगली कोर्ट हैड हैंडेड ओवर द डिसीजन ऑफ डिटरमाइनिंग द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन टू द स्पीकर। वैसे भी इसमें जो डिसीजन होता है वो स्पीकर का होता है, तो कोर्ट ने वही काम किया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन को लेके जो भी डिसीजन है वो कौन देखेगा, वो स्पीकर देखेंगे, एडिंग कि स्पीकर मस्ट डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन विद इन रीजनेबल टाइम एंड दिस वाज एडेड बाय द कोर्ट कि भाई स्पीकर को डिसाइड करना पड़ेगा, स्पीकर मस्ट डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन विद इन द रीजनेबल टाइम। एक जो टाइम पीरियड है उसके अंदर उनको डिसाइड करना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्वालिफिकेशन के केस में स्पीकर का डिसीजन होता है एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनल। मूविंग फर्दर, हाउएवर इन इट्स जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने फाउंड फॉल्ट विद द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, हाउएवर इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट को जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे, जिनके ऊपर इन्होंने कोर्ट ने छोड़ दिया कि भाई आप डिसाइड करोगे, उसमें उनको कुछ फॉल्ट नजर आता है। फॉर रिकॉग्नाइजिंग द विप नॉमिनेटेड बाय द एकनाथ शिंदे लेड ग्रुप एज द चीफ विप ऑफ द शिवसेना। ठीक है, फॉर रिकॉग्नाइजिंग द विप को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनको कुछ गड़बड़ नजर आती है, जिसको नॉमिनेट किया था एकनाथ शिंदे द्वारा चलाए गए ग्रुप ने किया था एज द चीफ विप ऑफ द शिवसेना, चूज किया गया था, तो इसलिए इनको लगा कुछ तो गड़बड़ है। कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि जो डिसीजन है स्पीकर का मिस्टर एकनाथ शिंदे को रिकॉग्नाइज करने का कि एज अ लीडर ऑफ शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी, इट वाज इलीगल, क्योंकि स्पीकर डिड नॉट असरटेन इफ द डिसीजन हैड द
बैकिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जो है यहाँ पर स्पीकर के पास ये स्पीकर असर्टेन नहीं कर सकता कि अगर डिसीजन जो है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई बैकअप है या फिर नहीं है। इट वॉज हेल्ड कि इट इज द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज द पावर टू अपॉइंट अ व्हिप। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या था कि जो एकनाथ शिंदे लेड ग्रुप था उन्होंने एक नॉमिनेट किया था व्हिप को, ठीक है, एज अ चीफ व्हिप ऑफ द शिवसेना बनाया। तो कोर्ट ने कहा कि जो स्पीकर का डिसीजन है जिसमें एकनाथ शिंदे को वो लीडर ऑफ द शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये इलीगल है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखता है कि पॉलिटिकल पार्टी का कुछ बैकअप यहाँ पर मेंशन है। इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इसके पास पावर होती है व्हिप को अपॉइंट करने की एंड द लीडर को अपॉइंट करने की, एंड नॉट द लेजिस्लेचर पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर है, चाहे वो लीडर को अपॉइंट करे चाहे वो व्हिप को अपॉइंट करे, दोनों काम उनका होता है, ना कि लेजिस्लेचर पार्टी का होता है। नेक्स्ट केस आपका आता है वैलिडिटी ऑफ द जल्लीकट्टू। जी हाँ, जल्लीकट्टू वाला केस आप सबने अगेन फिर सुना होगा, ये न्यूज में काफी रहा। तो नेक्स्ट केस आपका जो जल्लीकट्टू का था, केस का नाम है एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन ये हमने कई बार डिस्कस करा है, पहले भी केस हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो बेंच थी वो जस्टिस के.एम. जोसेफ की थी, जस्टिस अजय रस्तोगी की, जस्टिस अनिरुद्ध बोस की, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की एंड जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टेट अमेंडमेंट्स, जो भी स्टेट अमेंडमेंट्स किए गए थे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। और वो स्टेट अमेंडमेंट्स कब कहाँ किए गए थे, तो जो आप देख सकते हो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ठीक है, जो सेंट्रल लॉ बना था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, उसमें जो स्टेट अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है। कौन कौन से स्टेट ने ये एक्ट को चलाया था, तो इट वाज द तमिलनाडु स्टेट, कर्नाटका का एंड महाराष्ट्र का, जिसके चलते अलाउ किया जा रहा था टू कंडक्ट ऑफ एनिमल स्पोर्ट्स लाइक जल्लीकट्टू, कंबाला एंड बुल कार्ट रेसिंग इन दीज रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी स्टेट अमेंडमेंट्स की अपहेल कर दी गई है। जो सेंट्रल लॉ आपका जो था उसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट के तहत रोका जा रहा था कि नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टेट अमेंडमेंट जो करे गए थे जिसके चलते तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अलाउ कर दिया था कि एनिमल स्पोर्ट्स का कंडक्ट किया जा सकता है, जैसे जल्लीकट्टू है, कंबाला है, बुल कार्ट रेसिंग है, इन सबको अलाउ कर दिया था। एंड इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल कर दिया है इन स्टेट अमेंडमेंट्स को। ये जो अमेंडमेंट्स आपके थे इट वर पास बाय द स्टेट्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ने, जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू और सिमिलर एक्टिविटीज को बैन कर दिया था। किस केस में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज एंड अदर्स, इसके केस में बैन कर दिया गया था 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये अमेंडमेंट्स उसी वक्त पास करे गए थे अलाउ करने के लिए। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ऑब्जर्व करा कि ये लॉज जो हैं ये एक कलरेबल लेजिस्लेशन का काम नहीं कर सकते, एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है कि वो अमेंडमेंट्स कर सकता है एज पर एंट्री 17 टू लिस्ट 3 ऑफ द 7 शेड्यूल, कि ठीक है, एंड लिस्ट 3 के एंट्री 17 के हिसाब से उसके पास पावर है अमेंडमेंट्स करने की। लेकिन अगर हम कहें कि तुम कलरेबल लेजिस्लेशन का काम ये कर रहे हो तो वो आपको अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर इनडायरेक्टली व्हेन यू डोंट हैव द पावर टू एक्सरसाइज डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट केस यहाँ पर आता है तेज प्रकाश पाठक एंड अदर्स वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट एंड अदर्स का केस है। इसमें रूल्स ऑफ गेम बीइंग चेंज ऑन अपॉइंटमेंट। नाउ अपॉइंटमेंट के बाद कुछ चेंजेस, रूल्स ऑफ गेम वगैरह कुछ चेंज का मामला है इसमें। तो देखते हैं क्या भाई कौन से गेम की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो राजस्थान हाई कोर्ट का नाम लिखा है तो आप तो समझ ही सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो बेंच थी चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। कुछ नाम तो सिमिलर रहते हैं, थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। तो बैच ऑफ पेटिशन, ये जो एक बैच ऑफ पेटिशन आता है जिसमें इशू था क्या कि जो रूल्स ऑफ गेम है क्या ये चेंज हो सकते हैं जब सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट के लिए शुरू हो चुका हो। जब एक सिलेक्शन प्रोसेस किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए शुरू हो चुका है तो क्या आप बाद में रूल्स ऑफ गेम बदल सकते हो। Various cases pertaining to the selection of district judges in different states as well as other staff of the high courts, including translators etc. It was heard by the bench. ठीक है, तो there were the selection यहाँ पे regarding क्या केस था, डिस्ट्रिक्ट जजेस का था अलग अलग स्टेट्स में, एंड हाई कोर्ट्स के स्टाफ को लेके हम कह सकते हैं जिसमें ट्रांसलेटर्स इंक्लूडेड थे। तो इस पूरी पेटिशन एक ढेरों पेटिशन थी जिसको सुना गया, जिसमें बात हो रही थी रूल्स ऑफ गेम बदले जाते हैं कि नहीं। तो नोटेबली कई मैटर्स जो थे उनको मेन पेटिशन से डिटैग कर दिया गया ऑन द ग्राउंड कि जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हैं
वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन से नहीं कनेक्टेड है जो 5 जजेस बेंच उठा पाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मैटर को टेकअप करने के लिए, उनके द्वारा मैटर को टेकअप करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन होना जरूरी है। तो कुछ मैटर्स में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नजर नहीं आया, बिकॉज ऑफ दैट इसको हटा दिया गया। नाउ इन सम अदर केसेस such as the one pertaining to the rules of Kerala State Higher Judicial Services Special Rule 1961, Supreme Court passed the order without addressing the referred issue of whether the rules of game can be changed midstream as the cases were capable of being decided independently। ठीक है, तो कुछ केसेस थे, जैसे कि मान लीजिए एक केस जो था जिस पे मेन फोकस यहाँ पर बात हो रही है, वो है केरला स्टेट हायर जुडिशियल सर्विसेज स्पेशल रूल्स 1961, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को पास कर दिया बिना इस इशू को रेफर करे, जिसमें बात हो रही थी कि क्या रूल्स ऑफ गेम को बदला जा सकता है बीच में जब एक बार सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस पे बात मेनली हुई थी whether the rules can be changed midstream as the cases were capable of being decided independently। तो इसमें मेन कंक्लूजन आपका यही निकला कि जो केस है ये अलग अलग तय किया जाएगा, ये एक मामला नहीं है, अपॉइंटमेंट का मामला अलग है और ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये मिड स्ट्रीम नहीं देखा जाएगा, ये अलग से इंडिपेंडेंटली समझा जाएगा। नेक्स्ट केस आता है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, पार्लियामेंटेरियंस इम्यूनिटी इन ब्राइबरी केसेस। तो कुछ केसेस क्या होते हैं ना कि अभी भी वो चल रहे हैं, फाइनल जजमेंट नहीं है, कोई है जजमेंट जैसे आपका अभी रिजर्व करके रखा हुआ है, सब कुछ हो गया लेकिन रिजर्व करके रखा हुआ है, तो फिर भी क्योंकि वो लैंडमार्क है, लीडिंग है, इस वजह से उसको हम लोग देख रहे हैं कि आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप आगे टेकअप ले सको इस केस का कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ। नाउ सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंटेरियंस इम्यूनिटी की बात हो रही है ब्राइबरी केसेस में। बेंच थी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएम नरसिम्हा, जस्टिस जेपी परदीवाला, जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। सो मैटर जो था, it concerns the scope of a legislator's immunity in cases of bribery for a speech or a vote in a parliament or a legislative assembly under article 194 clause 2 of the constitution। तो 101 की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका भाई 102 मतलब 101 हो गया, 102 मतलब इस तरीके से आपके जो है हाँ 101 की बात करें हम तो बेसिकली इसमें आपका जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात होती है, एंड दूसरा अगर हम वहीं पे 194 की बात करते हैं तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में बात करता है। एक तरफ पार्लियामेंट का अलग दे रखा है और स्टेट लेजिस्लेचर का अलग दे रखा है। तो यहाँ पर क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है, देयरफॉर हम 194 क्लॉज 2 को देख रहे हैं। तो ये जो मैटर था ये एक लेजिस्लेचर के इम्यूनिटी के स्कोप के बारे में था, लेजिस्लेटर की इम्यूनिटी के स्कोप को लेके कंसर्न्ड है ब्राइबरी के केस में फॉर अ स्पीच और अ वोट इन अ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट जो हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में पढ़ते हैं। 5 जजेस बेंच ने इसमें 3:2 मेजॉरिटी से हेल्ड किया था कि जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वो इम्यून होते हैं टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एनी स्पीच और वोट। वो कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी वोट करते हैं, तो उसके लिए दे आर इम्यून फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। जजमेंट ने ऐड किया कि जो इम्यूनिटी है इट वुड ओनली बी एक्सटेंडेड। अब इस जजमेंट ने क्या ऐड किया कि जो इम्यूनिटी है वो एक्सटेंड तभी करी जाएगी अगर लेजिस्लेटर्स कैरीड आउट द एक्ट दैट दे हैड टेकन द ब्राइब फॉर। ठीक है, कि अगर लेजिस्लेटर्स ऐसा एक्ट कैरी आउट करते हैं दैट दे हैड टेकन द ब्राइब फॉर, अगर जिसके लिए उन्होंने ब्राइब लिया है अगर वही काम वो आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इम्यूनिटी एक्सटेंड करी जाएगी। ठीक है, मतलब अगर उसी काम के लिए ब्राइब लिया है तो। इन अदर वर्ड्स, अगर लेजिस्लेटर ने ब्राइब लिया है वोट करने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट बट लेटर उसने डिसाइड किया नॉट टू गो अहेड विद द सेम एंड उसने किसी और के लिए वोट कर दिया, तो इम्यूनिटी फिर उसको नहीं मिलेगी। समझ आया, इम्यूनिटी इसके लिए नहीं मिलेगी। ये पीवी नरसिम्हा में भी था। ठीक है, कि लेजिस्लेटर ने अगर ब्राइब लिया है वोट करने के लिए पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए तो तुमको उस पे भाई उसके तुमको मतलब उस पे रहना चाहिए था ना, तुम उस बात से क्यों हट गए, लेकिन बाद में तुमने डिसाइड किया नॉट टू गो अहेड विद द सेम एंड वोटेड फॉर समवन एल्स, तो इम्यूनिटी इस केस में एक्सटेंड आपकी नहीं होगी। पेटिशनर्स ने आर्ग्यू किया अगेंस्ट ओवर रूलिंग पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव का ही था, तो इस पर्टिकुलर केस में आर्ग्यूमेंट चलता है कि पीवी नरसिम्हा राव को ओवर रूल करने के लिए ऑन द ग्राउंड कि इट डिड नॉट पास द मस्टर ऑफ द टेस्ट लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट
for overturning judicial precedents. ठीक, petitioners called for caution when embarking on this exercise, pointing to the limitations imposed by the court on itself, especially because impugned ruling has held the field undisturbed for over a quarter of century. तो petitioners जो थे they were called for the caution when embarking on the exercise, को समझने के लिए petitions को बुलाया गया, pointing to the limitations, जो भी चीजें थी वो उनको समझाई गई by the court, especially जब इम्प्यून्ड रूलिंग हैज हेल्ड द फील्ड अनडिस्टर्ब, इतने समय से जो चला आ रहा था। पर कॉन्ट्रा रिस्पोंडेंट्स ने बेंच से क्या कहा कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी जो है वो स्टैंड नहीं ले सकती, दैट इज क्लियरली प्रोस्क्राइब बाय द स्टैट्यूट, वुड हैव अ रिफ्यूज अंडर 105, सॉरी 101 नहीं था 105 था, मुझे लग रहा था मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, 105 क्लॉज 2 एंड 194 क्लॉज 2, तो इसको लेके बोला, बट अभी इसका जजमेंट रिजर्व रखा गया है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो अभी इस पे थोड़ा चल रहा है मंथन, जो भी है रिजर्व तो कर ही दिया गया, तो ऑब्वियसली वही सुनाया जाएगा, लेकिन अभी इसको रखा हुआ है, 5 अक्टूबर को रखा था। नेक्स्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका मैरिज इक्वालिटी पे, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है। तो बेंच थे इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस हिमा कोहली। आप सबको पता है कि ये केस जो है ये सेम सेक्स मैरिज के ऊपर है, जिसमें कोर्ट्स ने अपना व्यू दे दिया ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए क्वेयर मैरिजेस इन इंडिया। उन्होंने कहा कि हम इसको लीगली अभी के लिए रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उन्होंने कहा ये मैटर है लेजिस्लेचर का एंड लेट देम डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पार्लियामेंट का मैटर है, लेजिस्लेचर का मैटर है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम क्वेयर मैरिजेस अलाउ करें या ना करें, लीगल रिकॉग्निशन करना उनका काम है, हमारा काम है इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने पे इन्होंने काफी चीजें बताई, लेकिन इन्होंने कहा लीगल रिकॉग्निशन हम नहीं दे सकते। कोर्ट ने यूनानिमसली हेल्ड किया कि जो क्वेयर कपल्स होते हैं उनके पास राइट है कि वो कोहैबिट कर सकते हैं बिना किसी थ्रेट ऑफ वायलेंस के, कोर्शन ऑफ इंटरफेरेंस के, बट रिफ्रेंड, ये तो उन्होंने कहा कि आजादी है आपको अपने मन के हिसाब से जीने की, लेकिन उन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई भी डायरेक्शन पास नहीं करा, वो करने से मना कर दिया सच रिलेशनशिप को एज अ मैरिज। जितने भी 5 जजेस थे इन्होंने अग्री किया कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स होते हैं हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, दे हैव द राइट टू मैरी अंडर द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, जो 5 जजेस थे उन्होंने कहा कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, उनके पास राइट टू मैरी है अंडर द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, ऑलरेडी उनके लिए क्योंकि लॉ बना हुआ है उसमें बात हो गई है, बट बाकी के लिए अभी क्लैरिटी नहीं है। 3:2 मेजोरिटी में बेंच ने कहा कि सेम सेक्स कपल्स डिड नॉट हैव द राइट टू फॉर्म सिविल यूनियन, सिविल यूनियन बनाने का उनके पास राइट नहीं है, एंड दैट दे कुड नॉट अडॉप्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यू आर नॉट अ कपल। तो सीधी सी बात है, अडॉप्शन के लिए काफी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, दोनों लोगों का कंसेंट होना जरूरी होता है, तब जाके चीजें फॉलो अप होती हैं। तो यहाँ पर इट इज नॉट एन इजी टास्क, तो हम अडॉप्ट करने का राइट भी अभी नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट केस आता है कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड वर्सेस सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन की बात इसमें हो रही है, कंपनी लॉ के लिए कुछ, स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया देखने को है। ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन, बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेपी परदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट एक जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होता है वो बाइंड कर सकता है नॉन सिग्नेटरीज को एज पर द ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन होता है उसके हिसाब से जो नॉन सिग्नेटरीज होते हैं उनको भी बाउंड किया जा सकता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बाउंड कर सकता है। ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन जो है इट मस्ट बी रिटेन्ड, इसको रखा जाना चाहिए इंडियन आर्बिट्रेशन जूरिस्प्रूडेंस में, कंसिडरिंग इट्स यूटिलिटी इन डिटरमाइनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। जब हम पार्टीज के इंटेंशन को डिटरमाइन कर रहे हैं तो उस वक्त पे यूटिलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को इंडियन आर्बिट्रेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस में रहना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जहां पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहां पे मल्टीपल पार्टीज होती हैं, मल्टीपल एग्रीमेंट्स होते हैं, एंड लोग क्या कहते हैं कि हमने तो साइन ही नहीं किया तो हम तो इससे बाउंड नहीं होते। तो सीधी सी बात है कि जितने जितने एग्रीमेंट्स, हर कोई हर किसी से बाउंड होना यहाँ पे जरूरी है। कोर्ट ने कहा इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पर्सन्स सिग्नेटरीज हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में सिर्फ वही बाउंड होंगे, है ना। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो लोगों ने साइन किया, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ वही लोग रहेंगे। अगर आप एक कंपनी हो, आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो तो आप भी उससे बाउंड हो। रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डज नॉट मीन दैट नॉन सिग्नेटरीज विल नॉट बी बाउंड। मतलब इस वजह से रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है
कि जो साइन नहीं करेगा वो बाउंड नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोवाइडेड एक लीगल रिलेशनशिप यहाँ डिफाइन होती है सिग्नेटरीज और नॉन सिग्नेटरीज के बीच में, एंड दैट द पार्टी इज इंटेंडेड टू बी बाउंड बाय इट बाय द एक्ट ऑफ द कंडक्ट। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने साइन नहीं किया है तो आप बाउंड नहीं होगे, जिसने साइन किया है वो बाउंड होगा। ठीक है, जो भी पर्सन आपके हैं इन्वॉल्व, उससे नाम उनका जुड़ा हुआ है, वो लोग सब बाउंड हो सकते हैं। रिटन होने का मतलब ये नहीं है कि नॉन सिग्नेटरीज बाउंड नहीं होंगे। एक डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप है सिग्नेटरीज और नॉन सिग्नेटरीज के आपस में, खुद में उनके पे है, एंड द पार्टीज इंटेंडेड टू बी बाउंड बाय इट बाय द एक्ट ऑफ द कंडक्ट। कंडक्ट के थ्रू ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। जी हाँ, दिस केस वाज इन रेफरेंस टू आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम ताजा केस है, एकदम लेटेस्ट केस है दिसंबर का। ठीक है, 11 दिसंबर को इसका जजमेंट आता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई एंड जस्टिस सूर्यकांत। तो इसकी जो एब्रोगेशन को लेके था, काफी बातें चल रही थी, उसी पे फर्दर फिर कुछ कहा गया है, उसी पर ये केस आपका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट का 2019 का डिसीजन था, जिसके चलते स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का 370 में था उसको रिपील किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड करा है, उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो किया गया था एकदम सही किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है उसकी कोई भी इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है, वो सुप्रीम नहीं है, वो इंडिया में का मतलब इंडिया का पार्ट वो दिखता है हमें, और कहीं ना कहीं इंडिया इसमें सॉवरेन है, उसकी खुद की कोई सॉवरेनिटी नहीं है, एंड जो कंकरेंस है स्टेट गवर्नमेंट का वो रिक्वायर्ड ही नहीं था टू अप्लाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। और अगर हम ये कहें कि हमने अपने सारे लॉज को स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पे अप्लाई कर दिया, तो क्या उसके लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए था, उसके लिए कंकरेंस चाहिए थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी इंटरनल सॉवरेनिटी थी ही नहीं। इट वॉज हेल्ड दैट आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, और टेम्परेरी करके ही हम अभी तक उसको जान रहे थे। Owing to the submission of Solicitor General of India that the Union, Solicitor General of India क्या कहते हैं कि जो यूनियन है वो रिस्टोर करेगा जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए यूटी बना दिया है। तो सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो वापस से जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का स्टेटस देगा। Court did not adjudicate upon the validity of reorganization of Jammu Kashmir into UT। लेकिन इस पर उन्होंने कहा तो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने इस पर कुछ भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी मच साइलेंट ऑन दिस कंसेप्ट कि व्हाई डिड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर वाज डन इनटू अ यूनियन टेरिटरी। हाउएवर जो कार्विंग आउट ऑफ लद्दाख था एज अ यूटी, इसको अपहेल्ड कर दिया। इन्होंने कहा जो लद्दाख को निकाल के उससे यूटी अलग बनाया है, दैट इज द करेक्ट डिसीजन, ये बिल्कुल सही है, कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने डायरेक्शन भी इशू करी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप लोग इलेक्शंस होल्ड कराइए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शंस वहां पे कराए जाने जरूरी हैं। जजमेंट में जस्टिस एसके कौल ने रिकमेंड करा है कि एक इम्पार्शियल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी बनाइए जो इन्वेस्टिगेट करेगी और रिपोर्ट करेगी ऑन द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का अगर कोई भी वायलेशन होता है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा, एटलीस्ट अगर 1980 से जो भी हो रहा है और आपके पास कोई भी डेटा है, तो एक कमेटी बनाइए जो कि रिकमेंड कर सके मेजर्स फॉर रिकंसिलिएशन, इन सब चीजों को देख सके। तो ये जस्टिस एसके कौल के द्वारा एक रिकमेंडेशन गया है, एंड दिस इज अ वेरी नाइस रिकमेंडेशन, जिसको अगर फॉलो किया जाए तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट केस आपका आता है, ये वही वाला केस है जिसकी मैं बात कर रही थी कि प्रीवियस सेशन में मैंने ग्लोबल मर्केंटाइल का केस बताया था, उसमें एक कमेंट भी आया था कि ये ओवररूल हो गया है। तो डेफिनेटली मैंने कहा कि मैं एक सीरीज में क्योंकि चल रही हूँ, तो जिस सीरीज में वो आया था मैंने बताया, अब उसके बाद जब इसको अपहेल्ड किया गया, ओवररूल किया गया सॉरी, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज की बात हो रही है यहाँ पे, अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट्स की एनफोर्स कर दिया गया है। पिछले में बताया गया था कि अनस्टैम्प्ड अगर है तो भी चल जाएगा, कोई नॉट एन इशू, लेकिन यहाँ पे 7 जजेस बेंच ने एक केस में विच वाज इन interplay between arbitration agreements under the Arbitration Conciliation Act 96 and the Indian Stamp Act 1899, इस सबको पूरा कंसिडर करते हुए इस केस का नाम अकेले बना दिया गया है, और इसमें कहा गया कि अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट्स आर्बिट्रेशन क्लॉजेस में एनफोर्सेबल होते हैं क्या कि नहीं होते, इस पे हम देखेंगे। बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस
सूर्यकांत, जस्टिस JB पर्दीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा। तो दिस वाज 7 जजेस, और क्योंकि ओवररूल किया था गया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। आप कहोगे कि क्यों किया जा रहा है, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट डिस्कस कर रही हैं। क्योंकि 5 जजेस बेंच के जजमेंट को यहाँ पे ओवररूल किया गया, पिछला वाला मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पे इन्हीं सेशंस में मैं इसको डिस्कस करूँ। तो 5 जजेस के बाद 7 जजेस ने ओवररूल किया है। 7 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को रूल किया कि जो आर्बिट्रेशन क्लॉजेस होते हैं अनस्टैम्प्ड या इनएडिक्वेटली स्टैम्प्ड एग्रीमेंट्स में, वो इन्फोर्सिएबल होते हैं। ठीक है, उसमें कहा गया था दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कहा कि आर्बिट्रेशन क्लॉजेस जो हैं अनस्टैम्प्ड में और इनएडिक्वेटली स्टैम्प अगर है तो क्लॉज इन्फोर्सिएबल होंगे। वहां पे बहुत क्लैरिटी नहीं थी, यहाँ पे क्लैरिटी दे दी। इनएफिशिएंसी जो स्टैंपिंग की होगी, ये अग्रीमेंट को वॉइड नहीं बनाएगा, अनइन्फोर्सिएबल नहीं बनाएगा, लेकिन इनएडमिसिबल एविडेंस में जरूर करेगा। एग्रीमेंट आपका वॉइड नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल भी होगा, लेकिन अगर हम बात करें एविडेंस के तौर पे उसकी क्या महत्वता रहेगी, तो एविडेंस में देखिए स्टैंपिंग इज इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हम वहां पर इनएडमिसिबल करेंगे एविडेंस में। हाउएवर ये क्यूरेबल डिफेक्ट है एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट, कोर्ट ने इसको पॉइंट आउट किया। आपको याद हो पिछले वाले केस में भी हमने बात करी थी क्यूरेबल डिफेक्ट को लेके। कोर्ट ने ओवररूल किया है जजमेंट जो 5 जजेस बेंच का यहाँ पर आया था अप्रैल में दिस ईयर, मेसर्स एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स इंडो यूनिफ्लेम लिमिटेड एंड अदर्स, जिसमें 3:2 मेजॉरिटी से कहा गया था कि अनस्टैम्प्ड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होते हैं वो इन्फोर्सिएबल नहीं होते हैं, और इसी को ओवररूल कर दिया गया है कि होते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट जजमेंट की तरफ, तो दैट इज असम का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। बहुत टाइम से आप तो देख ही रहे हो उस चीज को। तो इन रेफरेंस टू सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, बेंच है CJI DY चंचूड़ की, जस्टिस AS बोपन्ना की, MM सुंदरेश की, JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा। तो क्या हुआ था इस केस में, तो एक बैच ऑफ पेटिशंस अगेन यहाँ पर आती है, जिसके चलते चैलेंज किया जाता है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजन गिविंग इफेक्ट टू द असम अकॉर्ड। ठीक है, चैलेंज किया गया सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन था जो असम अकॉर्ड को इफेक्ट दे रहा था। बैच ऑफ पेटिशन इसी सेक्शन को चैलेंज कर रहा है। नाउ प्रोविजन जो है ये अलाउ करता है फॉरेन माइग्रेंट्स को जो असम में आए थे आफ्टर 1 जनवरी 1966, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले इंडियन सिटीजनशिप सीक करने के लिए। सर्टेन इंडिजिनस ग्रुप्स ऑफ असम जो है उन्होंने चैलेंज किया इस प्रोविजन को, ये कहते हुए कि ये लीगलाइज करता है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेन माइग्रेंट्स फ्रॉम द बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो फॉरेन माइग्रेंट्स आए हैं उनके इन्फिल्ट्रेशन को ये प्रोविजन जो है ये लीगलाइज कर रहा है, एंड दैट इज द इलीगल। पेटिशनर्स ने चैलेंज करते हुए इस प्रोविजन को ये कहा है, इट ऑपरेटेड इन अ ब्लैंकेट मैनर, ये ब्लैंकेट मैनर में ऑपरेट हो रहा है, जिसकी खबर किसी को नहीं है, जिसकी बिल्कुल पता किसी को नहीं है, विदाउट एनी स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन प्रोसेस, एंड इसका कोई प्रोसेस भी सर्टेन नहीं है। एंड ये कहा कि दिस लैक ऑफ स्क्रूटनी, क्योंकि किसी के नजर में नहीं है, किसी को पता नहीं है, एक ब्लैंकेट मैनर में ये प्रोसेस हो रहा है, एंड क्योंकि इसमें स्क्रूटनी की कमी है एंड टाइम लिमिट कुड इनकरेज, ठीक है, लैक ऑफ स्क्रूटनी और लैक ऑफ टाइम लिमिट जो भी है, तो इसकी वजह से फॉल्स क्लेम इनकरेज हो सकते हैं एंड अट्रैक्ट पीपल टू रिमेन इन असम, उनको असम में रहने के लिए कर सकते हैं। पर कॉन्ट्रा वहीं पे दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो प्रोविजन है उसने यूटिलिटी को आउटलाइव किया है, यूटिलिटी को बाहर किया है, एंड वाज मेड बाय द पार्लियामेंट बेस्ड ऑन द कंसिडरेशंस फॉरेन पॉलिसी एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उनका कहना है कि जो प्रोविजन है वो भाई यूटिलिटी को इसके खत्म कर रहा है एक तरह से, एंड पार्लियामेंट ने बहुत सारी कंसिडरेशंस को ध्यान में रख के इसको बनाया है, फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रख के बनाया है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का मेंटेनेंस कैसे होगा उसको ध्यान में रख के बनाया है। एडिंग दैट कि पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप, ऐड करते हुए कि पार्लियामेंट के पास पावर थी सिटीजनशिप पे लॉज बनाने की, विच वाज अ मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी। ये भी स्टेट किया गया कि जो माइग्रेशन है पॉपुलेशंस का टू इंडिया, इट हैड अ डीप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड कुड नॉट बी प्रिसाइसली मैप। ठीक है, तो ये कहा गया है इस तरीके से यहाँ पर कि पार्लियामेंट के पास पावर थी सिटीजनशिप पे लॉज बनाने की, जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी का मैटर था। ये भी कहा गया जो माइग्रेशन है पॉपुलेशन का इंडिया में, इसका एक डीप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है
एंड इसको हम प्रिसाइसली मैप नहीं कर सकते हैं। तो ये थे आपके 10 जजमेंट जो मैंने एड ऑन करके पिछले 10 जजमेंट में आगे बताया है। अब तक मैंने पूरे 20 जजमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिस्कस कर दिए। दैट वाज द, ये पूरे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट्स थे 2023 के। ठीक है, अगर आप 2023 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट देखना चाहते हैं पूरे कंप्लीटली क्या है, तो आप अगर ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। हाँ, बस आप एक अपने पार्ट पर क्या एड ऑन कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ सकते हो, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन और एड ऑन हो जाएगी इसकी वजह से। तो मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया आपको बताने में। मेक श्योर कि आप इनको थोड़ा और डिटेल में देख सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो क्लैट पीजी दे रहे हैं या कोई भी अदर LLM एग्जाम्स दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हो तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ।